और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बांग्लादेश से देखिए बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया। खालिदा जिया का निधन 80 साल में हुआ। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया बनी थी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर और दुखद खबर भी है, जहां पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश की वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लंबे समय से हालांकि वो बीमार चल रही थी। 80 साल की उम्र में खालिदा जिया का निधन हुआ है। उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बांग्लादेश के पूर्व पीएम का निधन हो गया, खालिदा जिया का निधन हुआ। खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हुआ। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। बांग्लादेश की पहली पीएम, महिला पीएम खालिदा जिया थी। तो बांग्लादेश से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां खालिदा जिया का निधन हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और आपको बता दें कि वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनका निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस ली। 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तो देखिए, बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच वहां के हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडराना भी शुरू हो चुका है। खबर है कि वहां रहने वाले हिंदू बौद्ध समुदाय के 2 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की भी साजिश रची गई है। ये दावा बांग्लादेश के चटगांव के राउजान से मिले एक बैनर में किया गया है, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा है। ये बैनर उस इलाके से बरामद हुआ है, जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों को आगजनी के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने बैनर को हालांकि जब्त कर दिया है। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोट के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती ने यह कहा है कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है। उनके मुताबिक बैनर में लिखा गया था कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई गई और इसके लिए फंडिंग भी की गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद से लगातार हालात तनावपूर्ण है। और इस बीच ये बड़ी खबर जहां पर, और ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है, जहां हिंदुओं और बौद्ध समुदाय से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है और एक बड़ी संख्या 2 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की एक साजिश और विदेशी फंडिंग, जिसकी बात बार बार की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में फंडिंग का मामला शामिल है। और ये साजिश कौन रच रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है, ये सब कुछ अब तहकीकात के दायरे में है। चिंता का विषय भी अब, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब विश्व पटल पर भी अब इसका विरोध शुरू हो चुका है। लगातार इससे लेकर आवाज मुखर होते हुए भारत सरकार ने भी इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, नाराजगी जाहिर की गई है। लेकिन इस बीच ये और चिंता की बात, जहां पर हिंदुओं पर यह खतरा कम होने के बजाय इस वक्त बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो बैनर और पोस्टर बरामद किए गए हैं, 2 तस्वीरें हालात को बताने के लिए काफी हैं। और देखिए, बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या है। और इस बीच ये खबर उनके लिए चिंता का विषय भी बन जाती है कि ये दौर रुकेगा कब, कैसे रुकेगा। सरकार इससे लेकर, बांग्लादेश की जो इस वक्त सरकार है, वो सरकार इस पर स्टैंड क्या ले रही है, कैसे इससे रोका जा रहा है और इसमें लोग कौन से शामिल हैं। जिन लोगों की तरफ से आगजनी की गई, जो पहली तस्वीर आपके सामने है, ये हिंदू बहुल वो इलाका जहां पर घरों में बाहर से ताला लगा दिया जाता है, कुंडी लगाकर इन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इलेक्शंस आने वाले हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि यूनुस गवर्नमेंट कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और एक पीसफुल माहौल में ये इलेक्शंस होंगे और जो भी इस तरह की वायलेंस को अंजाम देता है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। तो क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है? क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं खुद को वहां पर? देखिए, ये मेरा याद है 2001 से जो चल रहा है, जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, ये दोनों टाइम में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते ही है। हमने हर इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दिन ये हमने देखा है, ये चल रहा है। ये कोई नया कोई कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये हमने देख रहा है। जो इलेक्शन अगर आते हैं तो माइनॉरिटी के ऊपर ये अत्याचार, ये हमारे लिए एक कॉमन एक इशू है।
देखिए, राष्ट्रपति पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमले से सनसनियां फैल गई है। शांति वार्ता के बीच रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगा है। रूस ने सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। जेलेंस्की ने मॉस्को पर हमले की बात को भी नकार दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ने पुतिन के घर पर हमले की निंदा भी की और हमले के बाद पुतिन ने ट्रंप को एक कड़ा संदेश भी दिया है। तो देखिए, राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला किया गया और ड्रोन से हमला किया गया है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। जो जानकारी अब तक सामने आ रही है कि इसके बाद अब तमाम तरीके से जांच भी की जा रही है और रूस का ये दावा है कि उनकी एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। मॉस्को से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप भी। I heard about it this morning. You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. It's no good. It's no good. अगली खबर खगड़िया से, जहां पर बत्ता में कांग्रेस के प्रखंड कार्यालय पर किसी ने बीजेपी का झंडा फहरा दिया, जिसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। बताया जा रहा है कि जिस मकान में कांग्रेस का प्रखंड कार्यालय है वो कांग्रेस नेता चंदन यादव का पुश्तैनी मकान है और मकान के ऊपर बीजेपी का झंडा लहराता हुआ आपको दिख भी रहा होगा लाल घेरे में। इसकी हालांकि सूचना मिलने के बाद झंडे को हटा दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस जो कार्यालय है वहां पर बीजेपी का झंडा लगा तो कैसे? मामला में यह है कि हम जब कल आए तो पहले तो था नहीं, पहले क्या था नहीं था वो हम देख के गए। मेरा कार्यालय है, लेकिन ऊपर पर देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यालय पर बीजेपी का झंडा फहरा। ये सब क्या हो रहा है? ये कार्यालय पर भी, और जबकि सभी को इस जगह से मात्र 10 या 15 गज पर है थाना। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, सब दिन यहाँ पर झंडा कांग्रेस का फहरता है। मैं जब कल यहाँ आया तो मैंने देखा कि मेरे पार्टी कार्यालय के ऊपर जो मेरा कांग्रेस का स्थायी प्रखंड कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है, इस कार्यालय के ऊपर बीजेपी का झंडा लहरा है। तो मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया। तो मैं मेरी जो कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष हैं, मैंने उनको बोला कि इस तरह की बात है, हमारे ऑफिस पर भाजपा का झंडा लहराया जा रहा है। तो ये तानाशाही रवैया है भाजपा का। चलिए, अब बिहार की सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु यादव से खुद की जान को खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। वहीं अब संतोष रेणु यादव ने भी पटना के बेउर जेल थाने में केस दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की तैयारी चल रही है और उनकी जान को भी खतरा है। साथ ही उन्होंने तेज प्रताप यादव के आरोपों को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। वहीं दोनों तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमको एक सूचना मिला कि हमारे ऊपर तेज प्रताप यादव जी, जो कि जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया है सचिवालय थाने में। और मामला उसमें है कि शायद, जैसा उनके द्वारा कहा जा रहा है, कि मैं उनको शायद धमकी दे दिया। तो धमकी मैंने कहाँ दिया भाई? धमकी मैं आपके घर पे आकर के दे दिया या धमकी मैंने फ़ोन पे दे दिया? आखिर कहाँ धमकी दिया? आपको अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए तो ये कौन सा बहाना है? नया प्रोपेगेंडा आप खड़ा कर रहे हैं। एक आवेदन दिया गया है एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, उसमें कहा गया है कि उनको कुछ खतरा हो सकता है। तो उसमें सनहा एंट्री पूर्व थाना की स्तर से की गई है और अभी तक उसमें जांच की जाती है। और जमुई से इस वक्त बड़ी खबर है, अब तक रेल परिचालन जो है वो बहाल नहीं हो पाया है और 55 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद यह हालात हैं जब परिचालन ठप है। शनिवार की रात को यह हादसा हुआ था। तिलवा हॉल्ट के पास मालगाड़ी के 19 डिब्बे बेपटरी हो गए थे झाझा जसीडीह रेलखंड पर। इस वजह से परिचालन ठप बताया गया और लगातार ट्रैक को दुरुस्त करने का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन अब भी यहाँ पर सामान्य हालात होने में कितना और वक्त लगेगा, इसकी जानकारी रेलवे के किसी अधिकारी की तरफ से नहीं दी जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है
कि अप और डाउन लाइन में से किसी एक ट्रैक को सबसे पहले दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसी से दोनों ही परिचालन को सामान्य किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये कितनी वक्त में ठीक होगा, क्योंकि कई ट्रेनें जो हैं वो डाइवर्ट होकर चलाई जा रही हैं, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों की परेशानी इस बाबत बढ़ी हुई है। चलिए खबर अब पटना से है, जहां महावीर मंदिर की तरफ से श्रवण कुमार पुरस्कार दिया गया है और इस वर्ष 7 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। श्री महावीर स्थान न्याय समिति के पूर्व सचिव आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि पर ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम पुरस्कार शंभू चौधरी को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो रवि संगम और तृतीय पुरस्कार प्रिय रंजन को दिया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे और प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार विजेता को 25,000 रुपए देकर के सम्मानित भी किया गया। मैं इसलिए भी किशोर कुणाल जी को विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं, अब तो हमारे बीच नहीं है, कि जब राम मंदिर की कल्पना जमीन पर उतरने लगा तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपया चंदा राम मंदिर ट्रस्ट को अयोध्या में देने का काम किया, कि अपने आप में अनोखा है। एक सहयोग के तौर पर बाद में उसको बढ़ाकर और 10 करोड़ रुपया तक की बात उन्होंने किया और उसको देने का भी काम किया। लेकिन ये प्रेरणा कि आज जो देश में डिस्प्यूट थे उसको खत्म करने का समय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी लगातार इसका प्रयास करके आगे बढ़ाए। कुणाल साहब ने 2010 में श्रवण कुमार पुरस्कार शुरू किया था और उनके व्यक्तित्व के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने इन्होंने धर्म को सेवा से जोड़ा। जो हम लोगों का धर्म के प्रति आस्था भी है, लेकिन कैसे धर्म को हम सेवा से जोड़ सकते हैं और सेवा भी मानवता की सेवा, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता, आध्यात्मिकता और परोपकार इन तीनों की जो मिसाल कायम की है, वह आने वाले दशकों तक समाज को अपनी रोशनी से आलोकित करते रहेगा। उनकी विचारधारा को आगे लेकर के चलना है। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद को त्याग के समाज सेवा का रास्ता चुना। जहाँ पे लोग आज पद के लिए परेशान हैं, वहाँ पे उन्होंने IPS थे, उस पद को त्याग करके वो जनसेवा, मानव सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म को परोपकार से जोड़े। जहाँ पे आज हमारे तमाम युवा हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे तलवार उठाते हैं, पर उन्होंने धर्म के लिए अपनी बंदूक को छोड़ दी। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, जहां धनबाद ही नहीं बल्कि गिरिडीह, जामताड़ा समेत अन्य जिलों के मरीज पहुंचते हैं, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था जैसे भगवान भरोसे है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल के गायनी वार्ड से एक नवजात बच्चे की चोरी हो जाती है। हालांकि पुलिस ने 36 घंटे के भीतर ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन घटना को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आता है। अस्पताल में लोगों की भीड़, परिजनों का रोष। ये तस्वीरें हैं धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH की, जहां सुरक्षा के दावे धरे रह गए। मासूम को अस्पताल से चुरा लिया गया, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने पारंपरिक हथियार के साथ अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये एक एडॉप्शन के लिए हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी चारों लोग पकड़ा गए हैं, उससे डिटेल पूछताछ हमारे DSP साहब और सिटी SP साहब। दरअसल 27 दिसंबर को टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक आदिवासी दंपत्ति का नवजात बेटा SNMMCH के वार्ड से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।
हालांकि नवजात बच्चे को पुलिस ने सही सलामत बरामद कर लिया और डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया। पुलिस का सहयोग है, सबका सहयोग से मिल गया बच्चा। मेरा बच्चा अच्छा है। वहीं जेएमएम नेता सहित पंचायत के स्थानीय लोगों ने अस्पताल की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पताल की लापरवाही के कारण नवजात की चोरी हुई। और सबसे लापरवाही इस हॉस्पिटल का प्रबंधक का ही है कि यहाँ का विधि व्यवस्था को सही ढंग से नहीं देख रहे हैं। अगर उनकी विधि व्यवस्था अगर सही यहाँ होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। परिजन अभी संतुष्ट नहीं है, इसलिए नहीं है जो चोरी करके गया उसको मैंने हाजिर किया जाए। जो क्या बात है, आप कैसे क्यों लेके भागे, तब न उसी से खुलासा आएगा। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि जब बड़े सरकारी अस्पताल में ही मासूम सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का भरोसा कहां रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए, बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। अनंत सिंह के काफिले पर पथराव का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पथराव मामले में 3 आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। लखन महतो, अजय महतो, रामेश्वर अरेस्ट हुए हैं। अनंत सिंह के काफिले पर पथराव किया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान ये पथराव किया गया था। भदौर थाना क्षेत्र में ये पथराव हुआ और इस घटना में दुलारचंद की मौत भी हुई थी। अब इसे लेकर के पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मामले में 3 की गिरफ्तारी भी हो गई है। पुलिस की तरफ से 3 आरोपी की गिरफ्तारी की गई, जिसमें लखन महतो, अजय महतो, रामेश्वर अरेस्ट किए गए हैं। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। चैंपियनशिप के विजेताओं को इस दौरान ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। भूटान, नेपाल, श्रीलंका सहित भारत के कई राज्यों के खिलाड़ी चैंपियनशिप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले कई वर्षों में बिहार में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। आज खेल पर 2000 करोड़ से अधिक खर्चा किया जा रहा है और जल्द ही बॉल बैडमिंटन के लिए उपयुक्त जगह भी बनाए जाएंगे। अभी तक 16 तरह के खेल की व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित हुई है। बिहार में खेलो इंडिया का आयोजन किया गया। खेल बिहार में हम थोड़ा पीछे थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा हम स्टेडियम के भी निर्माण कर रहे हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कर रहे हैं और जिस बिहार में 100 करोड़ का भी बजट हम लोग खेल पर खर्चा नहीं करते थे, आज उसके 20 गुना अधिक, लगभग 2000 करोड़ रुपया से अधिक सिर्फ खेल पर खर्चा करने का काम कर। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो शीतलहर का कहर जारी है। भागलपुर में भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन नगर निगम की ओर से ठंड को लेकर के मुकम्मल व्यवस्था नजर नहीं आ रही। ऐसे में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। लोग चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। पूरे बिहार के साथ भागलपुर में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों पर यह सर्द रात सितम ढा रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से भागलपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है, तो ऐसे में ठंड बढ़ी है और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर जो फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई है। कैसे बच रहे हैं? ठंड बढ़ गई है बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत। 1 मिनट खड़ा नहीं होना। अलाव वगैरह की व्यवस्था नजर आ रही है? कहीं पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड को दूर किया जाए। परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान। आग रहता तो बचते कुछ देर ताप के। कोई जलावन फलावन आग ताग का भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहुत ठंड है, दिक्कत हो रही है।
देख लीजिए कि ये शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा कचहरी चौक है और जो व्यवस्था निगम प्रशासन की ओर से होनी चाहिए थी वह व्यवस्था कहीं से इस चौक पर नजर नहीं आ रही है। लिहाजा जो लोगों की परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भागलपुर सहित जो आसपास के जिले हैं वो शीतलहर की चपेट में है और जो निगम की व्यवस्था होनी चाहिए थी चौक चौराहों पर अलाव की, वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। निगम के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं सासाराम में भी सर्दी का सितम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है और ऐसे में लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। तापमान नीचे गिरने से लोगों को अब सिर्फ अलाव का ही सहारा है। किसी तरह से आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हुए लोग आपको चौक चौराहों पर नजर आ जाएंगे। सासाराम में शीतलहर का प्रकोप है जिस कारण जनजीवन प्रभावित है। लगातार कई दिनों से शीतलहर का प्रकोप है और पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कामकाजी लोग किसी तरह घर से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। ठंड बहुत है, ठंड का हाड़ कांप जा रहा है, ठंड से ठिठुर रहा है। सरकार किसी तरह का व्यवस्था नहीं कर रही है। अलाव का कहीं भी किसी चौराहे पर अलाव का व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। ना नगर पालिका जो है सोया हुआ है। अभी क्या स्थिति है ठंडा का? ठंडा तो बहुत है, अभी तो ठंडा रहेगा। बहुत ठंडा है सर। कैसे बचते हैं आप लोग? बच रहे हैं किसी तरह, घर में लुक छिप के अलाव जलाकर और सारा कुछ न कुछ व्यवस्था हीटर जला के घर में। क्या दिन से है ठंडा इधर? ठंडा तो लगभग 10 दिन हो ही गया, 10 दिन से चल रहा है। अभी देखिए कितना दिन चलता है। कैसे बचते हैं आप लोग? बचने का वही उपाय है कि रूम में रहते हैं, अलाव जलाते हैं, कुछ लकड़ी खरीद कर। तापमान के नीचे जाने के कारण शहरी क्षेत्र ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग परेशान हैं और ऐसे में अलाव ही एकमात्र सहारा है। लोग किसी तरह आग जलाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। स्थिति यह है कि अगर सासाराम की ही बात करें तो सासाराम के अलावा डेहरी ऑन सोन, विक्रमगंज, दिनारा, नोखा, चिनारी सभी जगह का यही हाल है। दोपहर से लेकर हो या फिर शाम हो या फिर सुबह हो, हर पहर में तापमान में कहीं कोई गिरावट नहीं आ रही है और तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चली जा रही है, जिस कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है और लोग जो हैं ठंड के कारण काफ़ी परेशान हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।